हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। ठीक है। वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग जो जो पढ़े थे वो सारे कंसेप्ट पता है ईडीटीए के बारे में। ईडीटीए से हम लोग डिटर्मिनेशन कर रहे थे हार्डनेस ऑफ वाटर का। तो ईडीटीए के बारे में हम लोग कल कुछ कुछ बात किए थे, उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग आज पूरा उसको देखेंगे कि मेन प्रोसेस उसमें हो क्या रहा है। ठीक है। चलिए, ईडीटीए। ठीक है। ईडीटीए, ठीक। देखिए, इस तरह का कुछ चीज था। ऐसा कुछ चीज था। ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले थे इसका डाई सोडियम सॉल्ट लेंगे। डाई सोडियम सॉल्ट। डाई सोडियम सॉल्ट। ठीक है, मतलब दो एच को हटा के एन लगा देंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे दो एच भी था, मतलब एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ होगा। ठीक है। तो इस तरह का चीज था डाई सोडियम सॉल्ट। इसके साथ एक इंडिकेटर लिए थे हम लोग। इंडिकेटर क्यों लिए थे? तो ये जो डाई सोडियम सॉल्ट बन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? इसको H4Y लिख रहे थे। चार H था यहाँ पे जो बाहर निकल सकता था, एसिडिक प्रोटॉन जिसको बोल रहे थे। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको या तो हम ऐसे लिख रहे थे Na2H2Y, या फिर इसको ऐसे लिख रहे थे H2Y2-। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर लिख रहे थे। और हम लोग को करना क्या था कि जो मेटल आयन प्रेजेंट रहता है आपका हार्ड वाटर में, जो मेटल आयन प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, उससे हमको ये डाई सोडियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाना था। तो डाई सोडियम सॉल्ट जब रिएक्ट डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए जब रिएक्ट कर रहा था हार्ड वाटर से, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा था जिसका कोई कलर नहीं था, कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना रहा था। ठीक है। तो कलरलेस कॉम्प्लेक्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए पानी में चीनी घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ है, उसको आप देख के नहीं बता पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी किसी ऐसे रिश्तेदार या दोस्त के घर जाते हैं जो थोड़ा कंजूस है, और उसके घर गए और वो हम लोग को क्या किया कि पानी ला के दिया, तो अपने मन में पहले मान लो शरबत भी ला के दिया तो दिमाग में चलने लगता है ये पानी ही दिया होगा, लेकिन फिर जब पीते हैं तो लगता है अच्छा ये तो शरबत दे दिया। ठीक है। तो इसी तरह का चीज है कि इंडिकेटर जब नहीं डालेंगे ना तो नहीं पता चलेगा कि क्या यहाँ पे कुछ चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इंडिकेटर डालते हैं। तो जो ये क्योंकि बताए थे कल कि ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे रिएजेंट थोड़ा अलग होता है। जैसे कल का रिएजेंट था ईबीटी। ठीक है, इरियोक्रोम ब्लैक टी, इस तरह से नाम था इसका। और ये इंडिकेटर का खासियत ये था कि पीएच 10 में ये ब्लू कलर का रहता था। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता था मेटल आयन के साथ, मतलब मेटल आयन कौन सा आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, एम जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस एम का मतलब क्या है? इस एम का मतलब हो सकता है कैल्शियम आयन होगा, हो सकता है मैग्नीशियम आयन होगा, हो सकता है आयरन का आयन होगा। ठीक है, तो ये सब आयरन के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ये इंडिकेटर, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर। ठीक है, वाइन रेड बोल सकते हैं या रेड भी सिंपली बोल सकते हैं। ठीक, तो रेड कलर का ये इसका कलर हो जाता है। ठीक, मतलब अब क्या है कि जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो उससे पहले हमको रेड कलर दिखेगा, और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको ब्लू कलर दिखना चालू हो जाएगा।
यहाँ तक कल के क्लास में था, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताएंगे। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? बताएंगे एक बार। क्लियर है? ठीक है, ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हम लोग अब इसके आगे से देखेंगे क्या होगा। और हम लोग कल एक बफर का बात किए थे कि बफर को ऐड करते हैं। बफर को ऐड करते हैं क्यों? ताकि बेसिक मीडियम मेंटेन रहे, और बेसिक मीडियम मेंटेन रहेगा तो आपका ईबीटी जब फ्री होगा तो वो आपको कलर देगा ब्लू कलर का। तो बेसिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक बेसिक पीएच का यूज करते हैं। पीएच मतलब बेसिक बफर का यूज करते हैं। जब बफर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ईबीटी डालने से, ईबीटी जो आप इंडिकेटर डालेंगे ना, तब हार्डनेस, मतलब हार्डनेस कैसे होता है? हार्डनेस होता है आपका कैल्शियम आयन, ये सब जो आयन है एक्स्ट्रा आयन के प्रेजेंट होने से। तो जब हम उस वाटर में ईबीटी को ऐड करेंगे तो ईबीटी रेड कलर का इंडिकेट करेगा। यदि आप ईबीटी डाल रहे हैं, रेड कलर है, मतलब समझ जाइए कि वो हार्ड वाटर है। ठीक है, उसके बाद हम उसको ट्रीट करेंगे ईडीटीए सोडियम सॉल्ट से, तब फिर ब्लू कलर वापस से हो जाएगा। तो समझ जाएंगे कि अब इसका, देखिए पीएच 10 का भी कहानी पता चल गया। अब ऐसा कुछ होगा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, ठीक, हार्ड वाटर में ये प्रेजेंट होता है। तो हम इसमें क्या किए, ईबीटी डाल दिए थे। तो अब ईबीटी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ठीक है, ये मैं एक साथ लिख दिया हूं, इसको अलग अलग से भी आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम आयन के साथ ईबीटी एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है, ठीक, या फिर मैग्नीशियम आयन के साथ ईबीटी एक अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है कि अब हम इस चीज को ईडीटीए डाई सोडियम जो सॉल्ट हम लोग बनाए थे उस सॉल्ट में डाल दे रहे हैं, या फिर इसको ईडीटीए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको डाई सोडियम सॉल्ट में हम लोग डालें। ठीक है, यहाँ पे देखिए एट इंड पॉइंट लिखते हैं। इंड पॉइंट, इंड पॉइंट मतलब क्या होता है कि जब रिएक्शन खत्म होने वाला है, ठीक है, रिएक्शन खत्म होने वाला है मतलब कि जितना इसमें आयन था सारा आयन अब ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये जो ईबीटी था वो पूरा फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिख रहे हैं इंड पॉइंट तब अचीव होने लगता है। कोई भी रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। ठीक, तो देखिए कैल्शियम और जो Mg2+ था ये अब क्या कर लेगा, ईबीटी को छोड़ के ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे कि जो ईडीटीए के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या रहता है, कलरलेस रहता है। ठीक है, इससे पहले वाला जो रिएक्शन लिखे थे उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि जो ईडीटीए के साथ मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स बनता है वो कलरलेस होता है। लेकिन अब रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, और ये ईबीटी फ्री हो जा रहा है। ठीक है, ईबीटी क्या हो जा रहा है, फ्री हो जा रहा है। तो ये ईबीटी फ्री हो जा रहा है तो इससे हमको क्या मिल जा रहा है, ब्लू कलर मिल जा रहा है। ठीक है, क्यों ब्लू कलर मिल जा रहा है कि हम लोग पीएच कितना मेंटेन किए हुए हैं, 10 मेंटेन किए हुए हैं, कोई बेसिक बफर डाल के, बेसिक बफर को डाल के हम लोग पीएच मेंटेन किए हुए हैं 10 पे। तो इसलिए जब ईबीटी फ्री हो रहा है तो हमको ब्लू कलर दिख रहा है, और ब्लू कलर दिखने से हमको पता चल रहा है कि जितना मेरा कैल्शियम आयन था, मैग्नीशियम आयन था, वो ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है। यहां तक बात समझ में आ रही है? थ्योरी था ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे हम लोग क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं? अब इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? बताएंगे एक बार। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हार्ड वाटर का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ
स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसको बोलेंगे? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का मतलब है कि ऐसा हार्ड वाटर जिसको हम खुद बनाए हैं और हमको पता है कि इसका अंदर हार्डनेस कितना है। ठीक है, मतलब इसमें कितना कैल्शियम आयन हम ऐड किए हैं, कितना हम क्या ऐड किए वो हमको पता है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है उसको हम खुद बनाए हैं। ठीक है, तब ना हमको पता चलेगा कि यदि हम मान लीजिए इसमें कुछ मान लीजिए 10 कुछ यूनिट मान लीजिए 10 ppm हम ऐड किए हैं इसमें हार्डनेस। ठीक है, मान लीजिए ऐसा बोल रहे हैं कि 10 ppm हार्डनेस हम ऐड किए हैं, और जब हम इस प्रोसेस से एनालाइज करें और हमको 10 ppm मिले तब हम समझेंगे कि मेरा ये सही हो रहा है। ठीक है, जब हमको ये स्टैंडर्ड का पता ही नहीं रहेगा कि हम इसमें कितना हार्डनेस डालें तो यहाँ पे कुछ भी आए हम कैसे बता पाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाया जा रहा है उसको देखेंगे हम लोग। देखिए इसको कैसे बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया गया है, डिजॉल्व एक्यूरेटली। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है उसमें सब कुछ एकदम एक्यूरेट मेजर करना पड़ता है आपको, एनालिटिकल बैलेंस का यूज होता है। एक्यूरेटली x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लिखा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट इन dilute HCl and make up to 1000 ml in a standard flask, ठीक है। देखिए अब बोलिएगा कि यहाँ पे डाइल्यूट HCl क्यों डाला गया? तो घर में आप लोग देखे ही होंगे, यदि पहले जो व्हाइट वाश होता था, पुचाड़ा होता था, चूना लगवाते थे, तो उसमें क्या करते थे, चूना को पानी में डालते थे। ठीक है, चूना लाते थे मार्केट से खरीद के, उसको पानी में डालते थे, तो क्या होता था, पानी का रंग क्या हो जाता था, सफेद हो जाता था। ठीक है, पानी का रंग व्हाइट हो जाता था और वो बॉयल होना चालू हो जाता था। ठीक है, तो हमको चाहिए क्लियर वाटर बनाना है, तो यदि जो पानी व्हाइट हुआ था उसमें आप थोड़ा HCl डाल दीजिएगा, डाइल्यूट HCl, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, पूरा डिजोल्व हो जाएगा अच्छा से वाटर में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व करने के लिए थोड़ा सा हल्का HCl उसमें डालना पड़ता है, और उसके बाद 1000 ml मतलब 1 लीटर कर लेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? डाइल्यूट HCl क्यों डाला गया? डाइल्यूट HCl इसलिए डाला गया क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हमको डिजोल्व करना था वाटर में पूरे अच्छे से। यदि हम डाइल्यूट HCl नहीं डालेंगे तो ये नीचे पानी के पास आके नीचे ऐसे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। घर पे यदि किसी का पुचाड़ा हुआ होगा पहले, तो बाल्टी में देखे होंगे जिस बकेट में आप चूना घोले थे उसके नीचे पूरा आके चूना जम जाता है। ठीक है, चूना पानी में घुलता नहीं है, लेकिन आपको उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें हमको x जो लिखा हुआ है, ये x हमको पता रहेगा कि हम कितना अमाउंट डिजोल्व किए हैं CaCO3 में। बात CaCO3 को पानी में कितना अमाउंट डिजोल्व किया ये हमको पता रहेगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का बात समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कहानी है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम, और दांत हम लोग का जो सड़ता है वो उसके पीछे भी यही लॉजिक है। ठीक है, दांत का सड़ने के पीछे भी यही लॉजिक है। HCl या फिर कोई एसिड बनता है आपके मुंह पे, जो दांत का जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसको डिजोल्व कर देता है। दांत हम लोग का किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये सबसे बना हुआ है। ये सब सॉल्ट जल्दी डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन अब क्या करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, मुंह मतलब दांत से कुछ कुछ खाना उसमें फंसा रह जाता है। ठीक है, दांत उसमें खाना कुछ कुछ फंसा रह जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आपके मुंह में बैक्टीरिया रहता है वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है उस खाना को, और वो एसिड धीरे धीरे करके आपका दांत को घोल देता है। घोल देता है मतलब
सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनने से क्या होता है, आपका दांत को आराम से वो लोग खा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह दांत में कीड़ा लग जाता है। चलिए, अब एक टर्म आता है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी टर्म क्या होता है? मोलैरिटी टर्म क्या होता है? इसको बेसिकली बोला जाता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब मोल, अब क्या हो रहा है, मोल एक यूनिट है। ठीक है, जैसे दर्जन एक यूनिट होता है, दर्जन, डोजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, डोजन, डोजन मतलब एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12। उसी तरह एक जो मोल है, एक मोल में कितना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। ठीक है, एक मोल में। तो मोल एक यूनिट बनाया गया क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में, तो इसीलिए उसको समझने के लिए मोल एक यूनिट बना दिया गया। ठीक है, और मोल का फॉर्मूला क्या होने लग गया? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट या फिर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये होता है मोल का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए हमको वाटर दिया गया। ठीक है, वाटर 18 ग्राम वाटर दिया गया। ठीक, अब बोलेगा कि इसमें आप मोल बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन मास मेरा कितना दिया गया, 18। अब वाटर का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, 2 + 16, तो ये भी कितना होगा, 18/18 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हमको 1 मोल वाटर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? मोल कैसे निकल रहा है, मोल क्या है, समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा हमको 50 ग्राम CaCO3 दिया गया। ठीक है, तो इसका मोल कैसे निकालेंगे, कितना मोल होगा इसमें, 50 लिख देंगे गिवन। ठीक है, और इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, 40 + 12 + 48। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50/100, 0.5 आएगा। तो ये कितना मोल हो गया, 0.5 मोल हो गया। हाँ, तो इस तरह से आपका मोलर मास आपका निकल जाएगा, मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई भी चीज हम लिए, जैसे यहाँ पे हम x ग्राम CaCO3 लिए, x ग्राम, तो ये मेरा गिवन मास हो गया। ठीक है, गिवन मास हो गया। अब इस गिवन मास को बोलेंगे, इस गिवन मास का मोल निकालिए। तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं हमको x ग्राम CaCO3 दिया गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे x ग्राम CaCO3 में कितना मोल हो सकता है, तो मोल निकालेंगे तो हम बोलेंगे x/100। ठीक है, इतना मोल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? x/100 मोल होगा। अब x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, तो x/100 मोल होगा क्या, CaCO3 का। समझ में आ रही है बात? बताएंगे? ठीक है, तो ये हो गया मोल। अब हम जैसे बोल रहे हैं कि 1000 ml मतलब 1000 ml मतलब 1 लीटर पानी में इतना मोल को डिजोल्व किया गया है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल बाय लीटर। मतलब यदि मान लीजिए हम बोल रहे हैं 5 मोल को 1 लीटर पानी में डिजोल्व किया गया है, तो मोलैरिटी बताओ, तो क्या बताएंगे, 5/1। तो इसका मोलैरिटी हो जाएगा 5 मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, इसको 5 मोलैरिटी हो जाएगा। यदि बोलेंगे 5 मोल है और 5 मोल को 5 लीटर में डिजोल्व किया गया है, तो बोलेंगे इसका मोलैरिटी 1 मोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी ये ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया कि x ग्राम डिजोल्व किए हैं, तो आप यहाँ से मोल निकाल लिए। अब बोल रहे हैं कि इतना मोल को हम 1000 ml मतलब 1000 ml मतलब 1 लीटर में डिजोल्व किए हैं, तो इसका मोलैरिटी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मोलैरिटी ऐसे हो जाएगा x/100/1। ठीक है, 1 लीटर होना चाहिए, यहाँ पे मोल पर लीटर है, तो इसी तरह ये हो जाएगा x/100 मोल, और 1 लीटर वाटर में इसको डिजोल्व कर देंगे, तो इसका मोलैरिटी हो जाएगा x/100 कैपिटल M। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक नोट करके बताएंगे, बात समझ में आ रही है तो।
कोई दिक्कत नहीं है, मोल समझ में आ गया, मोलैरिटी समझ में आ गया, एक्स ग्राम डिसॉल्व किए हैं तो इसका मोलैरिटी इतना होगा। ठीक है, चलिए लिख लिए सब लोग। लिखिए। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हमको इसका कंसंट्रेशन पता है। ये सब तरीका होता है कंसंट्रेशन बताने का। जैसे मान लीजिए आपको बोले 5 किलो फल खरीद के ले आओ, तो आपको पता है कि 5 किलो फल में कितना होगा, तो वो एक कंसंट्रेशन बताने का आइडिया हो गया। इसी तरह सॉल्यूशन जो होता है उसका कंसंट्रेशन हम लोग मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी ये सब टर्म से बताते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है? बिल्कुल, पहले कंसेप्ट तो समझ लें, न्यूमेरिकल तो होता रहेगा, पहले ये तो समझे कि हो क्या रहा है। यहां समझिए न्यूमेरिकल खुद खुद होगा, अपने से होगा। आपका सिलेबस देख के और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ या कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप देख के 2 मिनट में बना देंगे। ठीक है, जैसे आप पूछ रहे थे वो क्वेश्चन, अभी जब थर्ड वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें से कुछ कुछ आएगा न्यूमेरिकल, और आपका जो पॉल्यूशन चैप्टर है, पॉल्यूशन वाला यूनिट, उससे भी एक न्यूमेरिकल आएगा बीओडी और सीओडी कैलकुलेट करने में। बाकी और न्यूमेरिकल थ्योरी पोर्शन में उतना कुछ नहीं आएगा। लिख लिए सब लोग? वो उसको थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा। मोल का कंसेप्ट कैसा है, ये 1-2 एग्जांपल दिया हो मोल निकालने का, यहाँ पे मोलैरिटी कैसे निकालते हो वो बताया हुआ है। हो गया, सब लोग लिख लिए? ठीक है, चलिए तो यहां तक दिमाग में रखेंगे। चलिए, तो ये जो मोलैरिटी होगा, ये इसका मोलैरिटी कितना आएगा? इसका मोलैरिटी आएगा आपका 0.0x/m। ठीक है, इसका मोलैरिटी इतना आएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका मोलैरिटी हो गया। इसके बाद देखिए कि जो बफर डाले थे उसका रोल क्या था, कि पीएच स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, पीएच स्टेबल रखने के लिए हम लोग बफर डाले थे, वो याद रखिएगा। उसके बाद है स्टेप 2, ये स्टेप 1 था। ठीक है, पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये है स्टेप 2। इसमें क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज द EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब स्टैंडर्डाइज, इसका मतलब क्या हुआ, फाइंडिंग आउट द मोलैरिटी ऑफ EDTA। ठीक है, EDTA का मोलैरिटी, ये जो मोलैरिटी निकला इसको क्या बोल रहे हैं, M1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो मोलैरिटी निकलेगा EDTA का, इसको क्या बोल देंगे, M2 बोल देंगे। स्टैंडर्डाइज करना मतलब होता है, स्टैंडर्डाइज करना मतलब होता है कि उसमें, जैसे मान लीजिए आपको हम चीनी का शरबत दे दिए और बोलेंगे कि इसको स्टैंडर्डाइज करके लाओ, तो आपको बताना होगा कि इसमें कितना चीनी डाला हुआ है। ठीक है, इसमें कितना चीनी डाला हुआ है ये आपको बताना होगा, वही होता है स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे EDTA सॉल्यूशन बना के आपको दे देगा, तो बोल आपको पता करना है कि उसमें कितना EDTA है। ठीक, अब देखिए क्या होगा।
अब मेरे पास दो तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। दो तरह का क्या क्या सॉल्यूशन है, एक तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। पहला सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है। इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का मोलैरिटी M1 हमको पता है और इसका वॉल्यूम V1 हमको पता है। कितना वॉल्यूम है, 1000 ml इसका लिए है और इसका मोलैरिटी भी हमको पता है, ठीक है। दूसरा में मेरे पास क्या है, EDTA सॉल्यूशन, ठीक है। EDTA सॉल्यूशन है, बोल सकते हैं स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन। इसका मोलैरिटी क्या है, M2 है। रुकिए, इसको हटा दिए, ठीक है। अपने पास एक EDTA सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी हम क्या बोल दे रहे हैं कि M2 है, ठीक है। मान लिया कि इसका मोलैरिटी M2 होगा और इसका वॉल्यूम हमको पता होगा कि कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि हम इसमें कितना वॉल्यूम डाल रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, ये हमको पता है, ठीक। मान लीजिए कोई केमिकल हम लेंगे तो वो हम मेजर कर लेंगे कि कितना हम डाल रहे हैं, ये मेरे अंदाज में है, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन इसका मोलैरिटी क्या होगा अभी हमको नहीं पता चला, इसलिए हम इसको M2 लिख दिए। इसका मोलैरिटी हमको पता है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, मतलब हमको इसका वैल्यू पता होगा और इसका वॉल्यूम भी हमको पता होगा। लेकिन ये यहाँ पे स्टैंडर्ड अभी नहीं लिखे हैं, हमको इसको स्टैंडर्डाइज करना है, पता करना है कि कितना M2 होगा, ठीक है। और इसका V2 हमको वॉल्यूम पता है, ठीक। इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेप 3, एस्टिमेट और देखिए यहां से M2 का वैल्यू कैसे निकलता है, यहां से M2 का वैल्यू ऐसे निकलेगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 करते हैं, ठीक है। तो यहां से M2 का वैल्यू हम लोग को मिलता है M1 V1 डिवाइडेड बाय V2। तो यहां से हम M2 का वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम M2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होता है। तो यहां से M2 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे समझने के लिए हम बोल सकते हैं, मान लीजिए ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया है इसमें मेरे पास 10 कैल्शियम आयन होगा, मानने के लिए बोल रहे हैं 10 मोल कैल्शियम आयन होगा, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे कि कैल्शियम आयन है, ठीक। अब कैल्शियम आयन में हमको EDTA को डाल देना है, ठीक है, EDTA डाल दिए यहाँ पे। अब क्या होता है कि ये कैल्शियम आयन जो है EDTA के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 50 EDTA डाले हैं, 50 में हो सकता है कि सॉल्यूशन बनाए, इसमें कितना EDTA हमको नहीं पता है, ठीक है, कितना EDTA है हमको ये इसका जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि 10 कैल्शियम आयन है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 10 कैल्शियम आयन, ठीक है, 10 EDTA के साथ कंबाइन कर लेगा, बाकी जो EDTA है वो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, ठीक। तो इसी इसी रिलेशन से हम लोग M1 V1 इक्वल टू M2 V2 कर देते हैं और M2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। M2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब मोलैरिटी ऑफ EDTA हमको पता चल जाता है इसी तरीके से, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो M2 का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या है, estimate the hardness of unknown सैंपल, ठीक है। अननोन सैंपल का हार्डनेस हमको कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा, देखिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ले लेंगे, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो बनाए हैं ये वाला, जिसका हमको मोलैरिटी पता है M1, वॉल्यूम भी पता है V1, ठीक। या इससे डिफरेंस करने के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि M3 V3 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, EDTA ले रहे हैं, फिर वही
और इसमें हम ईबीटी मिला चुके हैं ऑलरेडी, मतलब तो ईबीटी जैसा जो कलर देगा वो कंसेप्ट जो बताया उसको रखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका जो कंसेंट्रेशन है M4V4 ले रहे हैं, तो यहां से हमको M3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। M3 का वैल्यू क्या आएगा, M4V4 डिवाइडेड बाय V3, ठीक है। वही फॉर्मूला से M1V1 इक्वल टू M2V2 वाले से उसी तरह से इसको भी कर दिए, ठीक। तो हार्डनेस कैसे निकालेंगे, हार्डनेस कैसा क्या होगा, जो हार्डनेस हमको निकालना है वो हार्डनेस होगा M3 का जो वैल्यू आया उसमें हम लोग को 10⁶ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीपीएम में हार्डनेस पता चल जाएगा, ठीक है। पीपीएम में हार्डनेस पता चल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, पीपीएम में हार्डनेस पता चल जाएगा। या फिर इसमें बोल सकते हैं कि आपका जिस वाटर का हम अननोन सैंपल है मेरे पास, तो इसको हम ले लिए, समझ लीजिए ये अननोन सैंपल है, इसका बोल रहे हैं कि M3 होगा और इसका वॉल्यूम V3 होगा, लेकिन ये जो EDTA है ये हमको पता है, इसका M4 मतलब ये पता है हमको, M4 और V4 इसका पता है, तो इससे हम इसको कैलकुलेट करके M3 का वैल्यू निकाल लेंगे और M3 का वैल्यू में M3 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीपीएम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। देखिए पहले क्या किया गया, शुरू से समझिए, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या किया गया, ये जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया गया, खुद से हार्ड वाटर बनाया गया, उसका कंसंट्रेशन हमको पता था कि इस हार्ड वाटर में कितना कैल्शियम आयन या फिर कितना जो भी है प्रेजेंट है, कितना मिनरल प्रेजेंट है, ठीक। उस इस हार्ड वाटर से ये जो EDTA सॉल्यूशन है इसको स्टैंडर्डाइज करके इसका कंसंट्रेशन पता कर लिया गया M2 के रूप में, ठीक है। M2 के रूप में इसका कंसंट्रेशन पता कर लिया गया EDTA सॉल्यूशन का। अब मेरे पास इस EDTA सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है, तो हम यही EDTA सॉल्यूशन को लेंगे और जो सैंपल, जिस सैंपल का हमको हार्डनेस कैलकुलेट करना है उसको मान ले रहे हैं M3V3 है, उसका V3 वॉल्यूम ले लेंगे और उसका M3 हम मान लिए हैं कि इसका कंसंट्रेशन M3 होगा, और उसको फिर ये जो EDTA था उसी के साथ रिएक्ट करा देंगे, ठीक है, रिएक्ट करा देंगे और यहाँ से M3 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो M3 का वैल्यू आएगा ये हमको बताएगा कि जो अननोन सैंपल हम लिए हैं, जो अननोन सैंपल हम लिए हैं उस सैंपल में कितना M3 है, मतलब कितना कैल्शियम आयन का मोलैरिटी है, तो M3 इंटू 10⁶ हो जाएगा हार्डनेस। बात समझ में आ रही है अभी? हाँ बता रहा हूँ कि मतलब मान लो कि ये नया लिखा तो इसलिए, तो आप इसको बोल भी सकते हो कि M2V2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। M2V2 लिख दो, मैं बोल रहा हूँ कि फिर से इसको किए इसलिए यहाँ पे M4V4 लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यदि हमको यहाँ पे पता चल गया मोलैरिटी तो हम इसको M2V2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर M4V4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इस तरह से आप हार्डनेस निकाल सकते हैं। इसके बाद यहां तक सबको समझ में आ गया? सब लोग बताएंगे एक बार। ठीक है, सबको समझ में आ गया बात? अब देखिए इसके बाद एक और स्टेप है,
ये हार्डनेस निकल गया। इसके बाद फिर और एक देखना है हम लोग को कि टेम्पोररी हार्डनेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो लिख लिए इसको सब लोग। हाँ, थर्ड स्टेप में जो सैंपल लेंगे वो अननोन सैंपल है। ठीक है, अब देखिए यदि मान लीजिए पीपीएम में इसको नहीं लिखते, यदि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो ये आपका मोलारिटी में आ जाएगा। ठीक है, मोलारिटी मतलब मोल, मोल पर लीटर में आ गया। एक करेक्शन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा देखिएगा, मोल पर लीटर में आ गया। ठीक, अब जो मोल हम लोग लिखते हैं, मोल जो लिख रहे हैं ना, वो मोल क्या है आपका, गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ठीक है, मोलर मास होता है और लीटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन मास हम लोग ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, तो उसलिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁶ नहीं, 10⁵ से मल्टीप्लाई होगा, तब ये पार्ट पर मिलियन में आएगा। 10⁶ से मल्टीप्लाई होता तो कुछ और यूनिट निकल जाएगा। आपको समझ रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 10⁵ लिख लीजिएगा। ठीक है, मोल पर लीटर में आपका हार्डनेस आ गया यहाँ पे, और मोल को ग्राम में चेंज करते हैं। इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हटा दे इसको। ठीक है, हटाते हैं। तो इस तरह से हार्डनेस निकाला जाता है। अब इससे न्यूमेरिकल्स भी आएगा, तो बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आएगा जिसमें m1 m2 इक्वल m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करना है। इतना ही न्यूमेरिकल आएगा। ज्यादा से ज्यादा मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी लिख सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है मोलैरिटी के ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको नॉर्मेलिटी का भी कंसेप्ट बता देंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ उसको पहले लिखिए। एस्टिमेट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, वाटर सैंपल जो है उसका परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए पहला स्टेप बोल रहा है पिपेट आउट नॉन वॉल्यूम, नॉन वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, हार्ड वाटर सैंपल। ठीक है, जिसको मान लीजिए हम बोल रहे हैं V5। ठीक है, मतलब आपको जो सैंपल दिया गया है हार्ड वाटर का,
पिपेट एक कांच का बना हुआ ऐसा होता है, देखे होंगे लैब में, इसमें इधर से मुंह से हम लोग इसको सक करते हैं और इसमें लिक्विड ऐसे ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे मार्क किया हुआ रहता है 1 2 3 4 ऐसे, तो जितना दूर तक आया उतना ml को आपको बोल रहा है कि एक बीकर में निकाल लेंगे। ठीक है, तो पिपेट आउट द नोन वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सैंपल V5, तो उसको V5 नाम दे दिया। अब क्या बोल रहा है, बॉयल करने के लिए, बॉयल इट, जो सैंपल आया यहाँ पे उसको बॉयल कीजिए, टू प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब बॉयल करने से क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। कभी कभी देखते हैं पानी को इमर्सन रॉड से लगाए बॉयल होने के लिए, तो पानी से पूरा व्हाइट व्हाइट निकल रहा है बॉयल होने के साथ, घर में होता है। ठीक है, तो यदि वाटर में कुछ हार्डनेस होगा, टेम्पोररी हार्डनेस, तो इस तरह से प्रेसिपिटेट करने लगता है। बॉयल इट टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट एज कैल्शियम कार्बोनेट, एज कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो आपको रिएक्शन बताए थे टेम्पोररी वाटर वाला, टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस में क्या करते थे, बाइकार्बोनेट होता था, जैसे मान लीजिए इस तरह का चीज CaHCO3। ठीक है, ऐसा कुछ चीज रहेगा, इसको हीट कर देते थे, हीट करके बन जाता था CaCO3 और नीचे आके वो बैठ जाता था। तो ऐसा कुछ चीज लिखाए थे आपको, वो पिछला क्लास में आप देखिएगा। तो बाइकार्बोनेट से उसको कार्बोनेट बना देते हैं। ठीक, एंड जो मैग्नीशियम वाला होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है बॉइलिंग कर देने से। तो बॉयल करने से क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट है ये सब पानी में घुला हुआ है, वो अब ऐसा अपना कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म में आके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पानी का कलर व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है थर्ड स्टेप में, फिल्टर इट क्वांटिटेटिवली, फिल्टर इट quantitatively, remove the, remove the precipitate, precipitate formed। ठीक है, remove the precipitate formed by washing with, by washing with distilled water, by washing with distilled water। फोर्थ स्टेप क्या है, एक बार मैं समझाऊंगा, अभी बस लिखते जाइए। ठीक है, टू द वॉशिंग, टू द वॉशिंग, to the washing, to the washing, add 10 ml, add 10 ml of buffer, बफर याद है ना, बफर, बेसिक बफर ऐड कर रहे थे, of buffer and few drop of, and few drop of EBT indicator। ठीक है, EBT इंडिकेटर, यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद बताता हूं।
लिख लिए सब लोग? यहां तक स्टेप में कुछ दिक्कत है? देखिए अब बात हो रही है कि परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करना है वाटर का? ठीक है, परमानेंट हार्डनेस मतलब देखिए क्या हो बोल रहे हैं कि हो सकता है वाटर में दोनों हो, बाइकार्बोनेट वाला हार्डनेस भी हो, ठीक है, और कार्बोनेट भी उसमें हो, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब भी हो। तो दो तरह से आपके वाटर में हार्डनेस हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक जो टेम्पोररी हार्डनेस है, टेम्पोररी हार्डनेस कैसे हट जाता है? उसको वाटर को बॉयल कर देने से आपका टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो उसीलिए हमको जो सैंपल दिया हुआ था, मान लीजिए आपको इतना सैंपल लेके आए, अब जैसे फूड इंडस्ट्री ये सब में छापा पड़ता है तो क्या पूरा का पूरा गोदाम उठा के नहीं ना ले जाता है, वो सिर्फ सैंपल ले जाएगा पैकेट में छोटा, उसको ले जाके लैब में ट्रीट करेगा। तो आप भी अपने घर से तो मान लीजिए थोड़ा वाटर ले गए, बोला कि भाई इसका परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करके बताओ, तो अब इससे इससे लिमिटेड अमाउंट ऑफ, मान लीजिए जिसको V5 बोल रहे हैं, V5 वॉल्यूम पिपेट आउट करके इस बीकर में निकाल लिए। ठीक है, अब ये जो V5 आया, इस V5 को क्या किए? बॉयल कर दिए, बॉयल किए। तो बॉयल करने से क्या होगा कि जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट वाला चीज था, बाइकार्बोनेट वाला जो चीज था, वो सब अब कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होने के से क्या होता है, ये दोनों वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अभी बताए थे कि जो आपका चूना होता है जिससे घर पुचाड़ा करते हैं, वो बाल्टी में जिसमें आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो देखते हैं वो नीचे जम जाता है। ठीक है, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाएगा तो ये क्या होगा, ये नीचे जमना चालू हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट आपको पानी में दिखने लगेगा। अब क्या बोल रहा है कि जो व्हाइट व्हाइट ऐसे दिख रहा है, इस व्हाइट व्हाइट को फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। ठीक है, पानी को ऐसे छानेंगे तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला है ये जमा हो जाएगा। ठीक, ये करने के लिए बोल रहा है। फिल्टर द क्वांटिटेटिवली एंड रिमूव द प्रिसिपिटेट फॉर्म बाय वॉशिंग विथ डिस्टिल वाटर। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास वॉशिंग बचेगा उसमें 10 ml, अब आपके पास जो बचा है, मान लीजिए इसका प्रिसिपिटेट आप हटा दिए, ये प्रिसिपिटेट ले लिए, इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसमें 10 ml आपके पास आ जाए, मतलब जो आ गया, इसमें 10 ml बफर ऐड कर देंगे, इसमें 10 ml बफर ऐड कर देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, 10 ml बफर ऐड करने के बाद थोड़ा EBT ऐड कर देंगे, क्योंकि अब इसमें कैल्शियम और ये आयरन सब प्रेजेंट है। तो इसमें हम बफर ऐड किए ताकि बेसिक मीडियम बना रहे, और EBT ऐड किए जिससे इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइन रेड हो जाएगा। ठीक है, वाइन रेड कलर हो जाएगा। तो यहां तक ये स्टेप लिखे हैं हम लोग। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को बॉयल करके जितना सॉफ्ट वाला कंपोनेंट था वो रहने दिए, जितना उसमें हार्ड हार्ड के लिए कंपोनेंट था उसको छान के अलग से, फिर उसमें 10 ml बफर ऐड कर दिए। ठीक है, फिर EBT ऐड कर रहे हैं, उसका रेड कलर हो जाएगा, फिर उसको EDTA के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? लिख लिए लो यहां तक। सब लोग लिख लिए? समझ में आ रही है बात? यहां तक जब कर लिए, ठीक है, यहां तक जब हो गया सब, तो अब क्या करना है, अब सीधा EDTA डाल के टाइट्रेट करना है। EDTA डाल के टाइट्रेट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें EDTA ग्लास से लेके डाल देंगे। अब मान लीजिए आपको यहां तक सब चीज पता चल गया है, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक ब्यूरेट लीजिएगा, इस ब्यूरेट में क्या डालिएगा, EDTA डालिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में ये जो यहाँ पे बनाए हैं आप, ये सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। और ब्यूरेट में यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ रहता है, इसको खोलिएगा तो ड्रॉप वाइज इससे EDTA यहाँ पे गिरेगा। धीरे धीरे EDTA गिरते जाएगा, जब इसका कलर रेड से ब्लू हो गया,
ठीक है, तब आपको ईडीटीए डालना यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 ऐसे लिखा रहता है, तो कितना ईडीटीए आप इसमें डाल चुके हैं, कितना ईडीटीए आप इसमें डाल चुके हैं। तो जो ईडीटीए का वॉल्यूम आप इसमें डालेंगे उसको मैं यहाँ पे V6 बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको V6 बोल रहा हूँ। V5 वॉल्यूम था आपका इसका। ठीक है, जो आपका हार्ड वाटर आप यहाँ पे डाले थे, V5 उसका वॉल्यूम था। V6 किसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए। ठीक है, और ये जो ईडीटीए था इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करके इसका मोलैरिटी भी निकाले थे। तो इसका मोलैरिटी को मान लीजिए हम बोल दे रहे हैं V5, मतलब सॉरी V6 बोल दे रहे हैं, इसका मोलैरिटी को V6 बोल दे रहे हैं। और ये जो सैंपल हार्ड वाटर का आया है मेरे पास V5 वाला, इसको भी मान लीजिए हम M5 बोल दे रहे हैं, इसका मोलैरिटी M5 बोल दे रहे हैं। फिर से मेरे पास वही कहानी हो गया, M6 V6 इक्वल टू M5 V5। तो V5 पता है, V6 पता है, M6 पता है, M5 निकालना है। तो M5 निकल जाएगा M6 बाय V6 डिवाइडेड बाय V5। ठीक है, इस तरह से आप M5 निकाल लिए। तो ये M5 आपको क्या देगा, परमानेंट हार्डनेस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्डनेस आएगा वो परमानेंट हार्डनेस रहेगा आपका। उस हार्डनेस को भी उसी तरह से लिखेंगे, M5 इंटू 10⁵ पार्ट पर मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर टेम्पोररी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट होगा, टेम्पोररी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट होगा, स्टार्टिंग में जो हार्डनेस आया था, टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, ठीक, माइनस परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेम्पोररी हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोलने का बात है कि आप जो M3 M4 ये सब बोल रहे हैं उसको आप एक बार रीड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो पहला स्टेप में हम बोल रहे थे M1 M2 करके माने थे, तो M1 को बोल दे रहे थे कि मान लीजिए आपका जो सैंपल है, जो स्टैंडर्ड सैंपल है जो आप बनाए हार्ड वाटर का, उसको हम M1 बोल दे रहे थे। ठीक, और उसके बाद M2 किसको बोल रहे थे, M2 बोल रहे थे उस टाइम जो मेरे पास ईडीटीए था उसका, जिस हमको पता नहीं था उसको स्टैंडर्डाइज करना था, उसको हम M2 बोल रहे थे। अब बोल रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज कर लिए, M2 का वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, तो हम आपको एक तरीका बता दिए कि हम किस तरह से ईडीटीए का वैल्यू पता कर सकते हैं, मतलब ईडीटीए का मोलैरिटी कैसे निकालना है वो आपको बता दिए। ठीक, अब हम फिर से जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि जो हम ईडीटीए लिए हैं उसका मोलैरिटी हमको पता है, जिसको हम M3 बोल दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम M3 बोल दे रहे हैं, और जो मतलब उसको M3 बोल दे M4 बोल दे वो बात नहीं है। बात है कि आपको पता, अब ईडीटीए का कंसंट्रेशन अब आपको पता है। अब जो आप अननोन सैंपल लिए हैं, अननोन सैंपल में आपको कैलकुलेट कर देना है M1 V1 से। ठीक है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। बस यही बात है कि हम कब किसको M3 बोल रहे हैं, कब किसको M4 बोल रहे हैं, ये कोई मतलब डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। डिस्कशन का पॉइंट आपका होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, M3 ले M4 ले कुछ भी कर रहे हैं, आप पिछला वाला को इससे मत रिलेट कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि हम कहाँ पे M1 V1 ले रहे हैं, कहाँ पे कौन सा, उसका नाम कुछ भी हो। ठीक है, तो आप उस नाम के पीछे मत पड़िए, बस सिंपल देखिए कि हो क्या रहा है उसमें। यदि कोई डाउट है तो ये बताइए। ठीक है, M3 ले M4 ले कुछ भी ले सकते हैं। हम बोल देंगे कि हम मान लीजिए इसको M7 ले लिए, तो फिर उससे कुछ मतलब नहीं है ना, हम इस इंस्टेंट पे इसका बात कर रहे हैं इसलिए ऐसे नंबर से लिख दे रहे हैं। तो बताइए, ये समझ में आया सबको, ईडीटीए का कैलकुलेशन समझ में आया? समझ में आया, पहले फिर बताते क्वेश्चन कैसा आएगा।
टोटल हार्डनेस क्या होगा? टोटल हार्डनेस वही होगा जो आप स्टार्टिंग में निकाले थे, ठीक है। स्टार्टिंग में निकाले थे, देखिए पूरा प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने घर से मान लीजिए पानी ले लिए, ठीक। अब क्या किए, इस पानी में ईबीटी डाल दिए, इसमें बफर डाल दिए, बेसिक बफर डाल दिए, पानी का कलर हो गया रेड, ठीक। अब इसी पानी को आप लगा दिए, ये पानी का वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, इसका मोलरिटी आपको नहीं पता है। अब इसी को आप लगा दिए कॉनिकल फ्लास्क में, और ऊपर से ब्यूरेट से ईडीटीए डालना चालू किया, पॉइंट वाइज ड्रॉप वाइज इसमें डालने लग गए। तो जितना ईडीटीए का वॉल्यूम यहाँ से कंज्यूम हुआ, ठीक है, जितना ईडीटीए का वॉल्यूम यहाँ से कंज्यूम हुआ, इस ईडीटीए का मोलरिटी आपको पता था। उसके बाद आप इसको M1V1 और M2V2 जो भी फॉर्मूला लगा के कर दिए, ठीक है। तो यहां से जो आपका हार्डनेस निकल रहा है, इस कैलकुलेशन से जो हार्डनेस निकल रहा है वो है टोटल हार्डनेस, क्योंकि यहाँ पे हम बॉयल वॉयल नहीं किए, बॉयल करेंगे तब ना आपका टोटल हार्डनेस खत्म होगा, मतलब टेम्पोररी हार्डनेस खत्म होगा। तो ये जो हार्डनेस आ रहा है ये है टोटल हार्डनेस। इसके बाद क्या किए कि ये जो सैंपल था मेरे पास, इस सैंपल से थोड़ा पानी निकाल लिए, ठीक, और इस सैंपल को फिर बॉयल कर दिए। तो बॉयल करने से क्या हुआ कि जो बाइकार्बोनेट था वो कार्बोनेट में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो टेम्पोररी हार्डनेस था, हटना था उतना हट गया, बाकी अब इसमें बचा रह गया, जो बचा था वो परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब क्या हुआ, एम क्या लिख रहे हैं मतलब, फिर अभी अभी मैं क्या बोला, आप नहीं सुने क्या? मैं बोल रहा हूं कि M1 M2 M3 कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। मैं मान लीजिए M1 M2 हटा के मैं बोल दूंगा कि X इसका मोलरिटी था X1, तो अब आप बोलेंगे X1 क्या है। मैं सिंपल बोल रहा हूं कि आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि M1 M2 क्या है, ये सब पे आप मत फोकस कीजिए, ठीक है। आप सीधा देखिए कि कौन क्या है। यदि M1 M2 के भाषा में बोलेंगे तो स्टार्टिंग में हम क्या क्या किए प्रोसेस, एक बार पूरा स्टार्टिंग से आप प्रोसेस को पढ़िए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा बात, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस लिखा है उसको आप एक बार स्टेप वाइज पढ़िए, ठीक है, तब आपको पूरा बात समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है। टोटल हार्डनेस का कोई अभी तो बताया ना, आप एक बार ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे। एक बार आप लोग सब कुछ ध्यान से सुनिए। M1 M2 सिर्फ आपको इंडिकेट करने के लिए बोला गया है। M1 M2 को पकड़ के नहीं बैठना है कि M1 कौन सा फॉर्मूला है, क्या है, कॉमन सेंस है सब। फॉर्मूला सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, M1V1 इक्वल टू M2V2 या फिर, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, उसी में नंबर चेंज कर करके लगा रहे तो अलग थोड़ी हो जाएगा। हम डेली अलग अलग ड्रेस पहन के आएंगे तो क्या हम अलग आदमी हो जाएंगे? नहीं ना, वही चीज है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए सबसे पहले क्या किए, एक बार ध्यान से सब लोग यहाँ पे आ जाइए। देखिए सबसे पहले क्या किए, एक सैंपल लिए, ठीक है। ये सैंपल था स्टैंडर्ड सैंपल, स्टैंडर्ड ईडीटीए मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का सैंपल था, हार्ड वाटर, ठीक है। ये हमने खुद लैब में बनाया, ये हार्ड वाटर खुद प्रिपेयर किए। क्यों प्रिपेयर किए? क्योंकि हमको पता, मतलब हमको ईडीटीए को स्टैंडर्डाइज करना था, तो ये स्टैंडर्ड वाटर था। मतलब इसका जो मोलरिटी, यदि हम इसको M1 बोल रहे हैं तो ये जो M1 है ये नॉन टू अस है, नॉन टू अस, मतलब हमको इसका वैल्यू क्या है पता है। इस M1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 2 हो 4 हो, कुछ भी इसका वैल्यू जो भी होगा वो हमको पता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, हमने लैब पे बनाया इसको, ठीक, ये क्लियर है। इसके बाद हम एक ईडीटीए का सॉल्यूशन लिए, ईडीटीए का एक सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, ईडीटीए। अब इस ईडीटीए का मोलरिटी हमको नहीं पता था, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम इसको M2 बोल दे रहे हैं, ये मोलरिटी हमको नहीं पता है, ठीक है, अननोन है, अननोन लिख देते हैं, ठीक है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन इसका कितना वॉल्यूम लिए है, कितना इसका अमाउंट लिए है, जिसको हम V2 बोल रहे हैं, वो हमको पता है। 2 लीटर 5 लीटर जो भी है ml में लिए है, ये हमको पता है, ठीक। और इसका V1 भी हमको पता है कि हम इसका कितना V1 लिए, ये भी पता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि M1V1 इक्वल टू M2V2 करके हम यहां से ये M2 का वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है, M2 का वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं,
ठीक है। तो ये M1 V1 करके ऐसे में बताया, तो ये M2 बताने का मतलब है कि मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं कि इस EDTA का कंसेंट्रेशन को आप कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अब आपके पास जो EDTA है उसका कंसेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो ये जो M2 है, ये M2 से हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस एक तरीका पता चल गया कि इस EDTA का कंसेंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद इसका कहानी खत्म कर दिए, इसको बंद कर दिए, इसका चैप्टर क्लोज कर दिए। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि अब मेरे पास एक सैंपल आया। ठीक है, एक सैंपल आया वाटर का, बोला कि बताइए इसमें हार्डनेस कितना है। ठीक है, इसमें हार्डनेस कितना होगा। ठीक है, तो हमको इसका हार्डनेस पता नहीं है, इसका हार्डनेस हमको पता नहीं है, तो हम मान लिए इसका हार्डनेस को M3, इसका हार्डनेस को क्या मान लिए? M3, और ये M3 अननोन है, ये M3 हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमको, मेरे पास एक EDTA का सैंपल है, मेरे पास एक EDTA का सैंपल है जिसका मोलरिटी M4 है, जिसका मोलरिटी M4 है, और ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक, अब कैसे पता किए? तो इस प्रोसेस से पता किए, इस प्रोसेस से पता किए, लेकिन EDTA का सॉल्यूशन तो अलग है ना, उसलिए हम इसको M4 का नाम दे दिए। ठीक है, इसी तरीके से हम M4 का वैल्यू कैलकुलेट किए होंगे, इसको हर बार आपको कैलकुलेट करना होगा M4 का वैल्यू, मतलब कैलकुलेट करना होगा। जब लैब में काम करेंगे तो आपको हर बार ये M4 का वैल्यू क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि टाइम के साथ इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको M4 लिख दिया गया। M2 कैलकुलेट किए थे बहुत पहले, उसके बाद फिर जब आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो फिर से आपको ये M1 M2 वाला काम करना होगा उसके बाद फिर, इसलिए इसको M4 का एक नाम दे दिया गया कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक EDTA का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M4 है। ठीक है, जिसका मोलरिटी M4 है और ये हमको पता है इसका वैल्यू। अब क्या किया गया कि ये हार्ड वाटर में EBT को ऐड किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? बफर को ऐड किया गया। ठीक है, बेसिक बफर ऐड किया गया, बी बफर लिख रहा हूं, बेसिक बफर ऐड किया गया pH आसपास 10 के। ठीक है, और EBT को ऐड कर दिया गया, तो इससे इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक, अब क्या किए? फिर वही फॉर्मूला लगाए, M3V3, M3 हमको पता नहीं था, V3 पता है, इक्वल टू कर दिए M4V4, V4 पता है और M4 भी पता है, तो यहां से M3 निकाल लिए। M3 इक्वल टू क्या हो गया? M4V4 बाई V3। ठीक है, तो M4V4 बाई V3 हो गया। तो ये जो चीज आया M4V4 बाई V3 जो आया, ये क्या आ गया? मेरा M3 आ गया। तो ये M3 क्या है? ये M3 है मेरा हार्डनेस, टोटल हार्डनेस है ये M3। क्या है? टोटल हार्डनेस है। समझ रहे? टोटल हार्डनेस आया, क्यों? क्योंकि अभी हम वाटर को कुछ बॉयल नहीं किए, अभी हम वाटर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा टोटल हार्डनेस। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बोला कि आप बताओ टेम्पोररी हार्डनेस क्या होगा, मतलब इस वाटर का टेम्पोररी हार्डनेस क्या होगा। तो हमको ये जो हार्डनेस पता चला, ये टोटल हार्डनेस पता चला। अब बोल रहे टेम्पोररी कैसे पता करेंगे? तो टेम्पोररी पता करने के लिए जो ये सैंपल है मेरे पास, ये सैंपल को फिर से लेंगे, यहाँ पे इसका एक नॉन वॉल्यूम निकाल लिए। मान लीजिए उस वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं V5। ठीक है, V5 वॉल्यूम हम इस बीकर में ले लिए और इसको हम क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं। बॉयल करने के बाद क्या किए कि इससे प्रिसिपिटेट बना कुछ। ठीक है, प्रिसिपिटेट बना, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट था वो कार्बोनेट में चेंज हो गया और नीचे बैठ गया होगा। फिर हम उसको छान लिए, मतलब फिल्टर कर लिए। फिल्टर करने के बाद अब जो सैंपल मेरे पास आया, क्योंकि बॉयल करने से जो टेम्पोररी हार्डनेस था, इसका टेम्पोररी हार्डनेस क्या हो गया? खत्म हो गया बॉयल करने से। अब जो वाटर बचा है उसमें जो हार्डनेस होगा वो परमानेंट हार्डनेस होगा। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस होगा। तो हम क्या किए? फिर अब इसमें EBT ऐड किए। EBT ऐड करने के बाद क्या कर रहे हैं? फिर इसमें बेसिक बफर ऐड किए। ठीक है, बेसिक बफर ऐड कर दिए। उसके बाद क्या किए? ठीक है, बेसिक बफर ऐड कर दिए। उसके बाद क्या किए? बेसिक बफर ऐड कर दिए। उसके बाद फिर इसको EDTA के साथ टाइट्रेट करना चालू किए। ठीक है, EDTA के साथ टाइट्रेट करने लग गए। अब टाइट्रेट करने के बाद EDTA का कुछ वॉल्यूम आया होगा इसमें, तो उस वॉल्यूम को हम क्या बोल दिए? उस वॉल्यूम को हम बोल दिए, मान लीजिए उस वॉल्यूम को हम बोल दिए M6, और इसका M5 हमको पता नहीं है, M5 हमको अननोन है।
और इसको हम M6 बोल दिए क्योंकि ये जो EDT है इसका हमको पता है और इसका वॉल्यूम भी V6 पता है। फिर हम क्या किए, M5 V5 इक्वल टू M6 V6 कर दिए। अब यहाँ से M5 का वॉल्यूम वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, M6 V6 डिवाइडेड बाय V5, इस तरह से हो गया M5 का वैल्यू। तो ये जो आया ये मेरा परमानेंट हार्डनेस आ गया, ये टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो अब टोटल से परमानेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बचा, टेम्पोररी बचा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन किए। बात M1 M2 V2 का कभी है ही नहीं, बात है कॉमन सेंस का, ठीक है, कि कैसे निकाल रहे वो चीज यहाँ पे बताया गया है। बताइए अभी कोई डाउट है तो बताइए। सब लोग बताएंगे एक बार। फिर से बताएं, फिर से रिपीट करें। अब ये TEM क्या है? कमलेश सर आप एक बार पूरा प्रोसीजर को रीड कीजिएगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा बात, ठीक है। आप एक बार आराम से पूरा प्रोसीजर को रीड कीजिए, ठीक है, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। कर क्या रहे हैं, बहुत साफ है, या वीडियो को ये इसको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कर कुछ नहीं रहे हैं, एक ही कहानी है, उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होता है, ठीक है। अब इसमें से तीन चीज पता है तो चौथा चीज निकाल सकते हैं। तीन चीज यदि पता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, मान लीजिए बोलेगा क्वेश्चन ऐसा कि ए सैंपल है, ठीक है, एक कोई सैंपल है, कंटेन कंटेन M1, ठीक है, ये M1 बोल देगा, M1 हार्डनेस, या फिर बोल देगा, रुके, ऐसे बोलेगा, कैलकुलेट द हार्डनेस, ठीक है, या फिर लिख दे कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 ml, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 ml, ठीक। अब लिख देगा मोलैरिटी ऑफ EDTA used is 10 m and volume consumed during titration is 10 ml, ठीक। अब बोलेगा कि कैलकुलेट टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना है, तो टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक है। किसी को भी M1 मान लीजिए ये वाटर के लिए मतलब EDTA के लिए ले रहे हैं, तो EDTA का वॉल्यूम यहाँ पे 10 लिख देंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 हो गया, 10 m है और ये 10 ml है, ठीक है। ये M2 हमको कैलकुलेट करना है तो इसको M2 रहने देंगे, इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml तो इसको 100 लिख देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे M2 बताओ, तो M2 क्या होगा, 10 इंटू 10/100, कट गया, कितना आएगा 1, तो M2 का वैल्यू क्या हो गया
1, तो ये 1 क्या आया, 1 मोलैरिटी आया। अब 1 × 10⁵ कर देंगे तो ये ppm में इसका क्या आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा। ठीक है, यही है, ठीक है, यही चीज है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट करें, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपका। समझ में आया बात? आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है, तो चीज आपको एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा क्लियर। अब बहुत अच्छा से बता दिया, एकदम कॉमन सेंस, आराम से समझिएगा, खुद को एक फूड इंस्पेक्टर समझिएगा और कैसे वाटर का सैंपल लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा चीज। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपसे पूछ लेगा कि ईडीटीए यूज करते हैं, ईडीटीए के अलावा किस और यूज करते हैं, इस तरह से चीज कुछ कुछ पूछ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यदि हो तो न्यूमेरिकल में इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर आज का क्लास अभी यहीं पे रहेगा, उसके बाद देखते हैं फिर कब क्लास होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी क्लास हो। थैंक यू, जय हिंद।